मैं डॉक्टर के एल मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर लिटरेचर हिंदी, राजेश पायलट राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय लालसोट, जिला दौसा। सबसे पहले तो प्रिय विद्यार्थियों, इस ई कंटेंट लेक्चर्स में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। आज प्रिय विद्यार्थियों टॉपिक है बीए पार्ट 3 प्रथम प्रश्न पत्र लिटरेचर हिंदी। राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित महाकाव्य साकेत आज टॉपिक मैथिली शरण गुप्त जो राष्ट्रीय कवि है द्वारा रचित साकेत नवम सर का व्याख्या भाग। प्रिय विद्यार्थियों, राष्ट्रीय कवियों की गिनती में मैथिली शरण गुप्त का नाम सर्वोपरि है। वैसे कई राष्ट्रीय कवि है, सियाराम शरण गुप्त है, माखनलाल चतुर्वेदी है। कई कवियों की अगर पंक्ति की दृष्टि से देखा जाए, परंतु सर्वोच्च सबसे टॉप नंबर पे है तो वो मैथिली शरण गुप्त का नाम दिया जा सकता है। और मैथिली शरण गुप्त राष्ट्रभाषा हिंदी को प्राणवत्ता प्रदान करने वाले, राष्ट्रीय चेतना, भारतीय संस्कृति के गायक कवि थे। वे स्वभाव से विनम्र, श्रेष्ठ और वैष्णव संस्कारों से अनुप्राणित थे। गुप्त जी ने हिंदी साहित्य के क्षेत्र में सन 1908 में रंग में भंग कृति के साथ पदार्पण किया। अर्थात सन 1908 में जो एक उनकी कृति फेमस प्रसिद्ध रंग में भंग, वहाँ से क्या कि उन्होंने लेखन कार्य शुरू किया। और इसके बाद भारत भारती के प्रकाशन से उन्हें हिंदी कवि समाज में उच्च स्थान प्राप्त हो गया। उस काल में हिंदी भाषा की वर्णीगत संशुद्धि का जो कार्य आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने प्रारंभ कर रखा था, उस कार्य में गुप्त जी भी सम्मिलित हो गए। द्विवेदी जी की प्रेरणा से खड़ी बोली का परिष्कार करने लगे। इस प्रकार राष्ट्रभाषा हिंदी की प्रतिष्ठा और परिपक्वता में गुप्त जी का पूर्ण सहयोग रहा। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इनके काव्य रचनागत संस्कारों को नई दिशा प्रदान की, तो महात्मा गांधी के प्रभाव से इनके वैष्णव संस्कार जागृत हुए। और इस प्रकार सुधारवादी आंदोलन को गुप्त जी पर अतीव प्रभाव रहा और यही प्रभाव उनकी समस्त रचनाओं में देखा जा सकता है। प्रिय विद्यार्थियों, यदि गुप्त जी के काव्य साधना की हम बात करें, काव्यगत विशेषता की हम बात करें, तो जो सबसे पहला बिंदु है, जो सबसे पहले अगर नंबर 1 बिंदु लिया जाए तो वह है राष्ट्रीय चेतना और देश प्रेम। आपको मैं इतना और बता दूं कि जब आज़ादी का दौर चल रहा था, स्वतंत्रता का दौर चल रहा था, तो जितने भी कवि हैं इन्होंने क्या कि जनता को क्या कि एक तरह से जागृत किया, जागरूक किया देश की आज़ादी के लिए। और एक तरह से क्या कि हिंदी भाषा में जैसा भी टूटी फूटी लेखनी, जैसा भी विचार, जैसे भी क्या कि प्रकाशन, जैसे भी अखबार, जो भी विचार व्यक्त किए, उनसे क्या कि देश की जनता क्या कि जागृत हुई। और जनता जागृत हुई तो देश की आज़ादी में क्या कि इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो गुप्त जी में जो पहली विशेषता, ये इनके काव्यगत पहली विशेषता है, वो राष्ट्रीय चेतना और देश प्रेम। गुप्त जी की भारत भारती रचना में सर्वप्रथम उनकी राष्ट्रीय चेतना का स्वर मुखरित हुआ। इस काव्य में राष्ट्रीय चेतना से ही ये राष्ट्रीय कवि के रूप में विख्यात हुए। मातृभूमि कविता से गुप्त जी ने अपने देश प्रेम को सांस्कृतिक गौरव के साथ अभिव्यक्ति दी। जैसे कुछ पंक्तियां मैं सुनाऊं आपको। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है, नदियाँ प्रेम प्रवाह फूल तारे मंडन है, बंदी विविध विहंग शेष फन सिंहासन है। कितनी अच्छी पंक्तियां गुप्त जी ने लिखी। और आगे काव्यगत विशेषता में गांधीवादी मानवतावादी आस्था,
जितना राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त के बारे में कहा जाए, इनकी विचारधारा के बारे में कहा जाए, उतना ही प्रिय विद्यार्थियों कम है। गुप्त जी सुधारवादी आंदोलनों के साथ साथ गांधी जी से अधिक प्रभावित थे। गांधी जी का इनके ऊपर खूब अच्छा प्रभाव पड़ा और इस कारण उनकी रचनाओं में गांधीवादी चिंतन का पर्याप्त समावेश हुआ। उन्होंने जनसाधारण का कल्याण करना, लोक मंगल का प्रसार करना, सत्कर्म की प्रेरणा प्रदान करना, सादा जीवन और उच्च विचार का आचरण करना आदि पर अधिक बल दिया। हर कवि एक अच्छा रचनाकार होगा, एक अच्छा साहित्यकार होगा तो पहली उसकी भावना होगी, पहली उसका एक अच्छा सद्विचार होगा कि सादा जीवन उच्च विचार, सिंपल सिटी। बिल्कुल ऐसा नहीं कि आप जैसा जीवन जी रहे हो उसमें क्या कि अहंकार का भाव झलके, बिल्कुल विनम्रता का भाव, बिल्कुल सादा, बिल्कुल विनम्रता का भाव दिखे, तभी जाकर ये पता लगे कि यहाँ वास्तव में रचना वास्तव में बहुत अच्छी है। तो उसी प्रकार प्रिय विद्यार्थियों, सत्कर्म की प्रेरणा प्रदान करना, सादा जीवन और उच्च विचार और लोक मंगल की भावना, परमार्थ की भावना, ये हर कवि, हर रचनाकार अपनी क्या कि रचनाओं में क्या कि इंगित करता है, इंप्लीमेंट करता है। यदि क्या कि लोक हित या लोक या परमार्थ की भावना नहीं होगी या समाज को या देश को नई दिशा देने की भावना जागृत नहीं होगी तो प्रिय विद्यार्थियों क्या कि वो रचना नहीं है। बस वो तो केवल यूँ मान लीजिए जैसे कोई मुसाफिर होता है, कोई राहगीर होता है जो एक अपना जीवन यापन करता है, उसी प्रकार की वो रचना होगी। लोग क्या कि उसको पढ़ने में भी क्या कि रुचि कम लेंगे और क्या कि उसकी क्या कि एक उसके विचारों का जो आदान प्रदान होना चाहिए वो क्या कि एक तरह से विचार भी क्या कि विचारों का आदान प्रदान नहीं होगा। तो गुप्त जी क्या कि राष्ट्रीय कवि, एक आदर्श और नैतिकता की गहरी छाप उनमें देखी जा सकती है। और साकेत जो महाकाव्य है, गुप्त जी ने गांधीवादी और मानवतावादी चिंतन में आस्था को सशक्त अभिव्यक्ति दी। इस संबंध में वनवासी राम का एक कथन मैं आपको सुनाता हूँ। पर जो मेरा गुण कर्म स्वभाव धरेंगे वे औरों को भी तार पार उतरेंगे। वन में निज साधन सुलभ धर्म से होगा, जब मन से होगा तब न कर्म से होगा। संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया हूँ, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया हूँ। तो प्रिय विद्यार्थियों, कुछ मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं की पंक्तियाँ हैं जिसको मैंने सुनाया है। तो आइए प्रिय विद्यार्थियों, जो महत्वपूर्ण बिंदु है, अपना जो टॉपिक है उस पर व्याख्या भाग में पढ़ता हूँ और फिर इसके कठिन शब्दार्थ, प्रसंग और व्याख्या, ये सारी बातें क्या कि इस टॉपिक में है। तो देखिए आप, मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित महाकाव्य साकेत नवम सर्ग का व्याख्या भाग। वेद ने तू भी भली बनी, पाई मैंने आज तुझी में अपनी चाहत घनी। नई किरण छोड़ी है तूने, तू वह हीर कनी। सजग रहूं मैं साल हृदय में, ओ प्रिय बिसिक अनी। ठंडी होगी देहन मेरी, रहे द्रगंबु सनी। तू ही उसे उष्ण रखेगी मेरी तपन मनी। आभाव की एक आत्मजे, ओ अदृष्टि जनी। तेरी छाती है सचमुच उपमोचिस्तनी। अरि वियोग समाधि अनोखी, तू क्या ठीक ठनी। अपने को प्रिय को जगत को देखूं खिंची तनी। मनसा मनिक मुझे मिला है, तुझ में उपल खनी। तुझे तभी छोड़ू जब सजनी, पाऊं प्राण धनी। कठिन शब्दार्थ देखिए प्रिय विद्यार्थियों। हीर कनी यानी हीरे की कनी। विसिक अनी का अभिप्राय बाण की नोक। द्रगंबु का अभिप्राय आंसू। तपन मणि का अभिप्राय चंद्रकांत मणि। अदृष्टि जनि का अभिप्राय न देखने हेतु उत्पन्न। और उपमोचिस्तनी का अभिप्राय स्तनों की उपमा योग्य। और उपल खनि का अभिप्राय पत्थरों की खान। यह अवतरण मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत महाकाव्य के नवम सर्ग से उर्मिला विवाह से संबंधित है। इसमें गुप्त जी ने उर्मिला के विविध मनोभावों का सुंदर चित्रण किया है। विरह व्यथा से अतीव पीड़ित होकर उर्मिला अपनी वेदना को संबोधित कर कहने लगी है। व्याख्या।
अरे वेदना, इस वियोग काल में तू भी अपनी अच्छी सहचरी बन गई है। आज मैंने तुझी में अपनी घनी चाह पाई है, अर्थात विरह वेदना से ही प्रियतम की प्राप्ति अभिलाषा और भी तीव्र होने लगी है। अरे वेदना, तुमने ऐसी नई किरण छोड़ी है जिससे मेरी निराशाओं का अंधेरा मिटने लगा है। वस्तुतः तू तो वह चमचमाती हुई हीरे की कनी है जिससे मुझे भविष्य की सुंदर आभा दिखाई दे रही है। इसलिए मैं प्रियतम के विरह संताप को बाण की पैनी नोक की तरह अपने हृदय पर सालते हुए भी सजग बनी रहती है। अरे तो अब तो इस वेदना और विरह संताप के कारण मेरा शरीर शीतल नहीं हो सकेगा, अर्थात हृदयगत वेदना शांत नहीं होगी और आंखों से वह अश्रुधारा बहती रहेगी। अरे वेदना, तू ही मेरी अश्रुधारा और शरीर को संतप्त बनाए रखेगी और तू ही मुझे तपाने वाली चंद्रकांत मणि जैसी बनी रहेगी। आगे उर्मिला कहने लगी, अरे वेदना, तू मेरे पास आ। तू प्रियतम के अभाव में उत्पन्न होने वाली अर्थात अभाव की पुत्री है तथा प्रीतम को न देख पाने से उत्पन्न हुई है। तेरी छाती अति विस्तृत है, इस कारण तेरी छाती ही वास्तविक रूप में स्तनों की उपमा देने योग्य है। अरे वियोग समाधि वेदना, तू बड़ी अनोखी और अच्छी तरह से बनी ठनी लगती है। तेरे कारण ही मैं अपने को, अपने प्रियतम को तथा अन्य विरही जनों को खिंची तनी अर्थात अति व्यथित बेचैन देखती हूँ। तू पत्थरों की ऐसी खान है जिससे मुझे मन जैसा निर्मल माणिक मिल गया है। तुम्हारे सहारे मेरा बेचैन मन प्रियतम का स्मरण करता रहता है। इसी कारण अरे सखी वेदना, मैं तुझे तभी छोड़ूं जबकि मैं अपने प्राण धन अर्थात प्रियतम का सामीप्य पा सकूं। अर्थात प्रिय विद्यार्थियों, उर्मिला अपनी विरह व्यथा का वर्णन करती हुई एक ऐसा संबोधन कर रही है जो अपना दुख या अपनी पीड़ा व्यक्त कर रही है और कह रही है कि तेरी छाती अति विस्तृत है, इस कारण तेरी छाती ही वास्तविक रूप में स्तनों की उपमा देने योग्य है। अर्थात स्वयं को क्या कि ऐसा इंगित, ऐसा संकेत करती हुई क्या कि वेदना के सहारे, वेदना के माध्यम से एक पीड़ा व्यक्त करती हुई क्या कि उर्मिला क्या कि इस व्याख्या भाग में क्या कि अपने विचार व्यक्त किए हैं और बड़ी अच्छे ढंग से क्या कि उर्मिला ने क्या कि अपनी वेदना व्यक्त की है। विशेष में विरहिणी की वेदना को विविध भावों की जननी तथा अभिलाषा से युक्त बनाया है। इसमें अनुप्रास, उपमा, दृष्टांत, रूपक तथा काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग हुआ है। साथ में छंद की पदगति, तुकांत शैली, नूतन उपमान विधान एवं तत्सम प्रदान शब्दावली भावानुरूप है। थैंक्स प्रिय विद्यार्थियों।